हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के किरण आरेख बनाना बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की कुल 6 स्थितियां होती हैं, जिसमें से प्रथम स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इस स्थिति का किरण आरेख हमने आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। आप इस किरण आरेख को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक बात बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को किरण आरेख बनाना आ जाए। तो आप इस किरण आरेख में देख रहे हो कि ओ डैश एक वस्तु है जो कि अनंत पर स्थित है। इस वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और दर्पण पर आपतित होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अब ये दर्पण पर आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्यों हो जाती है? देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे। उसमें से हमने आप लोगों को बताया था कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो दर्पण पर आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी पहली किरण है ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है और दर्पण पर आपतित हो रही है। इसका मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। और इस वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, और हमने आप लोगों को गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियमों में ये नियम भी बताया था कि अगर किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वो आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो दूसरी किरण है ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, इसीलिए ये दर्पण पर आपतित होने के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस हो रही है। ठीक है, अब ये पहली किरण और दूसरी किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर इस वस्तु ओ डैश का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब आपका फोकस पर बन रहा है, क्योंकि फोकस पर ही ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। प्रतिबिंब आपका उल्टा यानी नीचे की ओर बन रहा है, जबकि वस्तु आपकी सीधी खड़ी हुई है। वस्तु आपकी बड़ी है जबकि प्रतिबिंब आपका छोटा बन रहा है। ठीक है, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनता है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर। तो हम ये लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, ये स्थिति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमारी दूसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। अब हमने क्या किया है, वस्तु को अनंत से थोड़ा जो है आगे दर्पण की तरफ हमने खिसकाया है, तो वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आ गई है। ठीक है, तो आप किरण आरेख को ध्यान से देखिए। इस किरण आरेख में ओ डैश वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। हमने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में बताया था कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर ओ डैश से जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, दर्पण पर आपतित हो रही है और आपतित होने के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण बिंदु ओ से चलती है और वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसलिए वो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं उस बिंदु पर इस वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब बन रहा है। हमने प्रतिबिंब को आई डैश से प्रदर्शित किया है। आप चित्र को ध्यान से देखिए, ये दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब को देखें तो आपका उल्टा बन रहा है जबकि वस्तु आपकी सीधी खड़ी हुई है और प्रतिबिंब आपका नीचे की ओर बन रहा है।
और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। हमने बताया कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनता है एक स्थिति को छोड़कर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बिंदु पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये स्थिति भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए अपनी तृतीय स्थिति को जानते हैं। तृतीय स्थिति में हम क्या करेंगे, इस वस्तु को थोड़ा और दर्पण की तरफ खिसकाएंगे और इसको हम वक्रता केंद्र पर स्थित कर देंगे। तो तीसरी स्थिति हमारी हो जाएगी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो हमारी वस्तु कहाँ आ गई, अब वक्रता केंद्र पर आ गई। आप किरण आरेख को ध्यान से देखिए, तो किरण आरेख में आपकी वस्तु जो है ओ डैश ये वक्रता केंद्र पर स्थित है। इस वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है। आप सभी लोग जानते हो कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आप लोगों ने गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में पढ़ा है। और दूसरी किरण जो है वो फोकस से होकर जाती है। और हमने आप लोगों को बताया था कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण पर आपतित होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि जो ओ डैश है इससे दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और दर्पण पर आपतित होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट रही हैं, वक्रता केंद्र पर काट रही हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित थी और वक्रता केंद्र पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु हमारी सीधी खड़ी है, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो आप बताओगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। तो ये तीसरी स्थिति भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमारी चौथी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। हमने क्या किया है, इस वस्तु को थोड़ा और दर्पण के समीप बढ़ाया है तो ये वस्तु आ गई है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये आपकी चौथी स्थिति है। तो आप वस्तु को देखिए, वस्तु को हमने ओ डैश से प्रदर्शित किया है, ठीक है। इससे चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। अगर ये दर्पण पर आपतित होगी तो जाहिर सी बात ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। और वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और जैसे ही दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यानी मध्य बिंदु पर काट रहे हैं। तो इसी बिंदु पर हमारा क्या बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो आपका वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर बना था, अब प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये चौथी स्थिति भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब पांचवी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे दर्पण के समीप, तो ये वस्तु कहाँ आ जाएगी, मुख्य फोकस पर आ जाएगी। तो पांचवी स्थिति में हम कहेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो इसका किरण आरेख आपके सामने बनाया गया है। आप किरण आरेख को ध्यान से देखिए। वस्तु आपकी मुख्य फोकस पर स्थित है। इस वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। हमने अभी आपको बताया है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वो मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी, ठीक है। और इस वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया कि अगर किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो जिस मार्ग में जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो आप देख रहे हो कि दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और ये उसी मार्ग में वापस लौट रही है, ठीक है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर अनंत पर काटेंगी, यानी बहुत दूर काटेंगी। हमें पता नहीं चलेगा कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी,
इसका मतलब जब हमारी वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, इसके बाद जो स्थिति है। ठीक, और कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है, आप देख रहे हो, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये आपकी थी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 5वीं स्थिति। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की लास्ट स्थिति है, यानी 6वीं स्थिति, जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। अब हमने क्या किया है, इस वस्तु को हम मुख्य फोकस से थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो ये वस्तु आ जाती है दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य। ये हमारी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की लास्ट स्थिति है। इसको ध्यान से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये स्थिति है क्योंकि इसमें आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका आभासी बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात वो किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अब ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है पहली किरण, और वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, इन दोनों किरणों को जब हम दर्पण के आगे थोड़ा बढ़ाते हैं डॉटेड लेने से, आप देख सकते हो, तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, यानी ये दर्पण के पीछे एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, और इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब है हमारा वो आपका सीधा बन रहा है, आप देख रहे हो, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु हमारे ध्रुव और फोकस के मध्य स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आपकी थी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6वीं स्थिति। तो आई होप आप लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को संयुग्मी फोकस और रेखी आवर्धन की परिभाषा को बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।